एलसी ऑसिलेशन। अभी देखो, इस एलसी ऑसिलेशन समझने के लिए मैं यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन, आप समझ ही रहे हो, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर ही हो। ठीक है, ये हमने लगाया कैपेसिटर और यहाँ पर ये इंडक्टर। अब देखो, सवाल ये आता है कि भाई क्यों इंडक्टर लगाया, हम सिर्फ क्या प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं ले सकते थे? तो देखो क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर मान लो ऐसा ये सिंपल ऐसा ये कैपेसिटर ही लिया होता है, इस सर्किट के अंदर ये क्या दो प्लेट्स लगाई कैपेसिटर की और ये वायर से हमने जोड़ दिया, तो क्या होगा, इंडक्टर के बिना बहुत ही हैवी करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, तो बहुत हैवी करंट फ्लो ना करे, इसके लिए हम क्या लगाना पड़ता है, इंडक्टर। तो एलसी ऑसिलेशन में हमने कौन सा सर्किट लिया, जिसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। अभी यहां पर देखो, इसको हमने क्या कर दिया, ये जो कैपेसिटर है इसको हमने बैटरी से चार्ज कर दिया। जब चार्ज कर दिया तो ये इस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम चार्ज स्टोर है, इसलिए मैं क्यू नॉट ले रही हूँ। और ये यहाँ पर इस वाली बैटरी, इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ। अब जब बैटरी से आपने कैपेसिटर्स को चार्ज कर दिया, ये फुली चार्ज हो गए, इसके बाद आपने क्या किया, एक वायर लिया। अब वायर से क्या होगा, ये चार्ज को फ्लो होने का रास्ता मिलेगा। तो अभी पहला केस मैं अभी इनिशियल स्टेज दिखा रही हूँ यहाँ पर। जब टाइम जीरो था उस टाइम पर ये बस, ये जो कैपेसिटर थे ये कंप्लीटली चार्ज थे। इस टाइम पर टाइम जीरो, और करंट क्या होगा, अभी करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला केस। इसका दूसरा केस क्या आएगा देखो, जब ये चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। यहां से ये प्लस, ये माइनस। अब आपने ये वायर से कनेक्ट कर दिया है। जब टाइम टी था तो देखो, अब यहां से क्या हो रहा है, करंट फ्लो करना, मूव चार्ज की मूवमेंट होगी, और मोशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। ये करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो जब टाइम टी था तो करंट कितना था, आई। ठीक है, अब इस टाइम टी के साथ में देखो, यहां से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक चार्ज डिक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे यहां से चार्ज क्या हो रहा है, ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है। पहले एक चार्ज जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है पर करंट इंक्रीज होता जाएगा। और इस टाइम पर यहां पर देखो, ये इंडक्टर ये भी तो अपनी एक पोलैरिटी डेवलप कर लेगा। देखो, इंडक्टर नहीं होता तो बहुत ही हैवी करंट यहाँ से फ्लो होता, आपको पता आई क्या होता, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, बहुत हैवी करंट यहाँ फ्लो करता। इंडक्टर क्या करना चाहेगा, इंडक्टर का काम क्या है, ये इंक्रीज होते हुए करंट को रोकना चाहेगा। रोकने के लिए क्या करा देगा, अपनी पोलैरिटी ऐसी बना लेगा करंट की। अब इंड्यूस करंट जनरेट करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये जो कि इस आने वाले करंट को डिक्रीज करेगा। अब देखो, अब क्या हुआ, ये एक एक करके चार्ज जो है सारा वो, यहां से मान लो अब ये एक एक करके सारा चार्ज कैपेसिटर से खत्म हो गया। जब सारा चार्ज कैपेसिटर से खत्म हो गया उस केस में देखो, यहां पर मैंने बनाया कैपेसिटर पे अब जीरो चार्ज है, तो अब क्या फ्लो ऑफ करंट रुक जाना चाहिए। जब कैपेसिटर पे पूरा चार्ज खत्म हो गया उस टाइम पर यहां पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया, और इंडक्टर की पोलैरिटी यही थी। अब देखो, चार्ज कैप, ये वो कंडीशन है जब यहाँ चार्ज जीरो और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। लेकिन अब अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, क्या करंट का फ्लो रुक जाना चाहिए।
नहीं, चार्ज जीरो होते ही करंट का फ्लो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये जो इंडक्टर बैठा हुआ है ये क्या करेगा, ये कोई भी चेंज को सडनली नहीं होने देगा। ये कहता है भाई करंट इंक्रीज करो, पर सडनली नहीं, एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये जो इंडक्टर है अब क्या करेगा, ये जब करंट जब डिक्रीज होने लगेगा तो ये क्या चाहेगा कि करंट इंक्रीज हो। करंट इंक्रीज करने के लिए फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, देखो फोर्थ स्टेप में ऐसा। ये कैपेसिटर अब ये डिक्रीज होते हुए करंट को इंक्रीज करना चाहेगा, इंडक्टर, तो पोलैरिटी चेंज कर लेगा, यहां माइनस यहां प्लस, और फिर धीरे धीरे ये देखो, अब देखो जब करंट यहां से, अभी चार्ज जीरो था, अब करंट यहां से यहां मूव कर रहा है तो इस पे प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज इस प्लेट पे। ये जो चार्ज की पोलैरिटी चेंज हुई है कैपेसिटर में, ये किसकी वजह से हुई है, इंडक्टर की वजह से। अब इस केस में आप देखो Q इंक्रीज हो रहा है और I डिक्रीज हो रहा है। किसने किया ये काम, इंडक्टर ने। अब धीरे 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 इस पे चार्ज कैपेसिटर पे एक्यूमुलेट होगा और फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर इकट्ठा हो जाएगा, देखो अगले स्टेप में। ये ये कैपेसिटर यहाँ लिख लेना, ये इंडक्टर ऐसे डिनोट कर देना। अब देखो धीरे धीरे मैक्सिमम चार्ज इस पर, इन दोनों प्लेट्स पर एक्यूमुलेट हो गया। अब जब इस पर मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इस टाइम पर करंट कितना हो गया, इसमें जीरो। करंट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इंडक्टर की, क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म, करंट के फ्लो होने से क्या मिल रही थी, इसको एनर्जी मिल रही थी, और उसी एनर्जी को यूज करके उसने कैपेसिटर को चार्ज किया था। अगर आपको याद हो तो इंडक्टर का जो एनर्जी होता है उसको कैसे निकालते हैं, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, एल आई स्क्वायर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ, क्योंकि मैक्सिमम करंट की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो करंट हो गया वो जब जीरो हो गया तो इंडक्टर के पास कोई एनर्जी बची ही नहीं। इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं बची तो जो कैपेसिटर थे उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या हो गया, मैक्सिमम चार्ज। अब देखो अगले स्टेप में अब क्या होगा, फिर से यहां से ये चार्ज मूव करेगा। अब देखो, अब चार्ज की जो करंट की डायरेक्शन यहां चेंज हो जाएगी। ये अगर प्लस क्यू चार्ज है इस पर, और इस पे माइनस क्यू, क्यू नॉट चार्ज है ना। अब देखो करंट फ्लो करेगा जब यहां से, तो धीरे धीरे, अभी मैक्सिमम चार्ज था, अब यहां से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो ये मैक्सिमम चार्ज अब धीरे धीरे क्या होना चल लगेगा, कम होने लगेगा। ये देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडक्टर क्या चाहेगा, इस डिक्रीज होते हुए करंट को इंक्रीज करना चाहेगा, इसलिए उसकी पोलैरिटी यही रहेगी। इस केस में क्या हो रहा है, अब देखो चार्ज डिक्रीज, करंट इंक्रीज। इंडक्टर का काम क्या हो गया, ग्रोइंग करंट को अपोज करेगा, इसलिए उसने अपनी पोलैरिटी यहाँ चेंज कर ली। फिर धीरे 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 ये चार्ज आकर के, देखो चार्ज, अब चार्ज के पास जो एनर्जी थी वो क्या कर रहा है, अब इंडक्टर में करंट क्रिएट कर रहा है। अगले स्टेप में कैपेसिटर ने अपना पूरी एनर्जी दे करके इंडक्टर में एनर्जी भर दी। अब इसके पास जो चार्ज बचा वो जीरो।
और इस टाइम पर इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी थी। किसकी वजह से? मैक्सिमम करंट की वजह से। ये फिर अब फिर वही इंडक्टर की देखो, अभी हमें क्या लेकर के आनी है, जहां से हमने स्टार्ट किया था वो पोजीशन लेकर के आनी है। अब ये इंडक्टर के ने क्या करना है, इस कैपेसिटर को चार्ज देना है। तो फिर से वो अपनी पोलैरिटी यानी डिक्रीज होते हुए करंट को क्या चाहेगा, इंक्रीज करना। तो इसलिए यहाँ पर उसकी पोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज, करंट डिक्रीज। करंट कैसे फ्लो हुआ, यहां से, देखो अभी इस वाली प्लेट पे वापस से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और लास्ट में फिर मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कब हो जाएगा, जब ये करंट जीरो यानी इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इंडक्टर की एनर्जी जब खत्म हो गई तो करंट, मैक्सिमम करंट की वैल्यू जीरो हो गई और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गए। कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, वही जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया। इसी को एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। ये कब है, जब टाइम टी हो गया। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। अब देखो, अब हम एक आइडियल कंडीशन सोचते हैं कि मान लो एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ। आजकल तो वैसे इस तरह से ये बनाए जाते हैं कि एनर्जी के लॉस को मिनिमम किया जाता है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, क्या होगी? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। भाई एक टाइम पर तो किसी एक पर तो एनर्जी जीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, या तो कैपेसिटर की एनर्जी या इंडक्टर की एनर्जी। और किसी इंस्टेंट पर अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, देखो किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी एट कैपेसिटर प्लस एनर्जी एट इंडक्टर। देखो जब करंट जीरो है, जब करंट जीरो है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। क्यू नॉट स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि मैक्सिमम चार्ज होगा उस टाइम पर कैपेसिटर के ऊपर। और जब कैपेसिटर का चार्ज जीरो है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि उस टाइम पर इंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ये जो चार्ज है, अब ऑसिलेशन है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो अभी यहाँ प्रूव करते हैं। चार्ज ऑसिलेट्स एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, जो ऊपर सेकेंड डायग्राम थी, जब चार्ज कैपेसिटर पे ये था प्लस क्यू और माइनस क्यू, मैं इस डायग्राम को ले रही हूँ। ये कैपेसिटर है और ये आपने बना दिया इंडक्टर।
ये कैपेसिटर, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, ये इंडक्टर यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। करंट की डायरेक्शन यही थी सेकंड वाली डायग्राम में। अब देखो यहाँ पर हम लूप ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज और किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो इंडक्टर पे वोल्टेज देखो, लोअर से हायर डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये इसकी वोल्टेज Q बाई सी हो जाएगी। इधर आते हैं, हायर से लोअर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई। इंडक्टर पे आपको पता ही है पोटेंशियल कितनी होती है, डी आई बाई एल डी आई बाई डी टी, और इनका सम क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर इस केस में हमने क्या देखा था, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ये हम कब लिखते हैं करंट का फॉर्मूला, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। पर यहाँ क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि आपको डी आई बाई डी टी निकालना है। तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू ये ऊपर इक्वेशन में आप पुट कर दो यहाँ पर। ये देखो क्या हो जाएगा, Q बाय सी माइनस एल, और ये आ गया माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो Q अपॉन सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एल कॉमन लेकर के, और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी। अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को एस एच एम की इक्वेशन याद है क्लास में। सिद्धांत याद है, चलो। एस एच एम की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर याद नहीं है तो अभी आपको याद कर लेना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, और उसी से हम कंपेयर भी करेंगे इसको, तभी तो इसकी इक्वेशन बनेगी साइन वाली। देखो एस एच एम की डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। और इसका जब आप जनरल सॉल्यूशन आप करते थे, जनरल इक्वेशन बनाते थे, ये एक्स क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे लिख देते थे, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको कंपेयर करो, क्या ये एकदम एस एच एम वाली इक्वेशन बन रही है। देखो x की जगह यहाँ पर q ले रहा है, यहाँ भी x की जगह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन ले रहा है, चार्ज। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। देखो ये क्यू नॉट क्या आ गया, मैक्सिमम चार्ज, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम इसकी
एसएचएम वाली इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर अब देखो इस इक्वेशन में क्या आ रही है, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ रही है जो एसएचएम की इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर को अगर आप इस सेकंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एल एल इंटू सी। ठीक है, और ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/√LC। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसको रेजोनेंस से कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि ये दोनों वैल्यूज सेम आई है पर इसका कोई लेना देना नहीं है रेजोनेंस से। ठीक है, रेजोनेंस में भी ओमेगा की वैल्यू यही होती है और यहाँ पर भी ओमेगा की वैल्यू यही है एलसी ऑसिलेशन में। पर अब इस कंडीशन को कहीं गलती से ये मत लिख देना कि दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज नॉट रेजोनेंस कंडीशन। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये जनरल सॉल्यूशन आया आपका, यहाँ पर ये जो है दिस इज इनिशियल फेज फाइव। ठीक है, अब देखो जब टाइम टी जीरो होगा तो क्या क्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कुछ नहीं करना, ये टाइम टी की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दो जरा इस इक्वेशन में, तो देखो क्या इक्वेशन आती है यहाँ से, टाइम टू को, और देखो टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो है और चार्ज की वैल्यू देखो क्यू नॉट है, क्योंकि मैंने क्या बोला जब टाइम जीरो होता है तो चार्ज मैक्सिमम होता है। कैसे, यहाँ पर पुट करो वैल्यू, ये क्यू क्या हो गई, क्यू नॉट इज इक्वल्स टू टाइम जीरो हुई तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट साइन फाइव। ठीक है, ये टी जीरो हो गया तो ओमेगा टी तो खत्म हो गया, तो ये साइन फाइव। अब यहां से देखो ये दोनों कैंसल आउट, तो साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है, वन, यानी फाइव क्या हुआ, 90 डिग्री। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और यहां देखो, अब यहां पर एक और चीज, ये साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका चार्ज की इक्वेशन। तो चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम की तरह। ठीक है, अब अगर आपको यहां पर करंट निकालना हो तो क्या करोगे, करंट का फॉर्मूला आपको पता है, डिक्रीज हो रहा है -dq/dt। अब ये q की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू -d/dt ऑफ क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्यू नॉट तो मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसको इधर ले लिया और कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो करंट यहां से देखो आपको क्या मिल रहा है, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा। अब ये जो क्यू नॉट ओमेगा है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है तो इसको आप क्या मान लोगे, आई नॉट। अब देखो करंट की आपकी इक्वेशन क्या आ गई, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इक्वेशन देखो तभी अप्लाई करना है जब आपको कैपेसिटर फुली चार्ज दे रखा हो क्वेश्चन में। ये कब होगा, जब कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो। और ये फुली चार्ज कब होगा, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कंडीशन ली है, जब टाइम जीरो हो और मैक्सिमम चार्ज उसके ऊपर स्टोर हो, ये तब होगा।
ठीक है, ये वाली इक्वेशन। अब मान लो आपको क्या दे रखा हो, अगर ये कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन दे रखी होती, जैसे आपकी ये इक्वेशन थी, और किसी कंडीशन के लिए ये वाली इक्वेशन लोगे। देखो कैसे, मान लो आपको दे रखा हो कि टाइम t जीरो हो और इस पर चार्ज भी जीरो हो, अगर ये गिवन है तो वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ इसी इक्वेशन में पुट करनी है, क्यू की जगह जीरो पुट कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू नॉट साइन फाइव। तो साइन फाइव की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, जीरो। तो फाइव क्या हो गया, जीरो। तो क्यू क्या हो गया, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम यानी वन। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसलिए इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर हमें कंडीशन दे रखी है टाइम जीरो और चार्ज मैक्सिमम है, तो कौन सी इक्वेशन कर यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आपका एलसी ऑसिलेशन है। अब इसमें देखो किसी को कोई डाउट लग रहा है तो ये दोनों डायग्राम आपकी बन गई, साइनोसाइडल वेव हम बोलते हैं ना इनको। तो ये ध्यान रखना आपको, कई बार इसमें भी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई किसकी डायग्राम बनाई है। ये कॉस है तो यहाँ प्लस वन से स्टार्ट करना है, साइन है तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है। अब प्रैक्टिकली मैंने जैसा कि बोला, प्रैक्टिकली तो ये आइडियल कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो जो इंडक्टर हमने लगाया वो आपको पता है, इंडक्टर कॉइल्स होती हैं उसके अंदर। तो इंडक्टर की कॉइल की वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ एनर्जी का जो वेस्टेज होगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में हर एक साइकिल में। ठीक है, तो इसलिए जो ऑसिलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, और टाइम के साथ में ये ऑसिलेशन क्या होंगी, खत्म हो जाएगी। तो इन प्रैक्टिकल देयर विल बी some resistance due to coil of conductor inductor, and thus some energy will be wasted in resistor in each cycle. Hence oscillation will be damped and end with time. देखो कैसे, इसका अगर वेव डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा ये यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, धीरे 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 एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ऐसे कुछ। ऐसे टाइम के साथ में डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी जो कि डिक्रीज होती चली जाएगी और लास्ट में स्टॉप हो जाएगी। और एनर्जी का भी लॉस होगा इसमें, ईएम वेव्स की फॉर्म में। एनर्जी विल ऑल्सो बी लॉस्ट in the form of EM waves, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें इसको डिटेल में पढ़ोगे आप। तो ये आपका एलसी ऑसिलेशन यहाँ कंप्लीट होता है। देखो अगर आपसे बोला जाए कि ये हमें पता है, अभी हमने यही पढ़ा है कि ये फ्री ऑसिलेशंस है ना, तो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव
that in free oscillation फ्री ऑसिलेशन कब कौन सी होती है? जब एनर्जी का लॉस नहीं होता, व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। द टोटल एनर्जी of LC oscillation remain constant। ये प्रूव करना है आपको। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये आपने कैपेसिटर बनाया, सेम वही डायग्राम, ये इंडक्टर, कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, करंट की डायरेक्शन ये कब है? जो हमने ऊपर सेकंड वाला केस लिया था डायग्राम का, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर मैंने आपको बताया टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर। अब देखो Q आप निकाल चुके हो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन से, Q की आपने इक्वेशन बना दी है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी। I की इक्वेशन बना दी है, I नॉट साइन ओमेगा टी। बस ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2C प्लस हाफ L I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आई नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू नॉट ओमेगा। और एक फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट ओमेगा क्या होता है, 1/√LC। तो आई नॉट की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पर, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2C प्लस हाफ L, और आई नॉट की जगह क्या पुट कर देना है, क्यू नॉट स्क्वायर रूट ऑफ LC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, LC, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां से देखो ये L और ये L कैंसल आउट हुआ, क्या बचा, यहाँ बचा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, और ये क्यू नॉट स्क्वायर को आप कॉमन ले लो दोनों में, क्या बचेगा इधर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या आ गया, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, दिस इज कांस्टेंट। क्योंकि ये वो कंडीशन ली थी जब हमारा कैपेसिटर पे चार्ज था। ठीक है, ये प्रूव हो गया, और इसी के साथ ही आपकी एलसी ऑसिलेशन भी खत्म हो गई। क्लियर है मैम। ठीक है, क्लियर है मैम। तो ये हमारा एलसी ऑसिलेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।